हो गए बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म थ्योरी पार्ट 1 करने वाले हैं। एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड, मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो लेसन नंबर कौन सा है, 10th लेसन है एनसीईआरटी के अंदर। पहले तो 10th होता था, अभी पता नहीं है ना। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एरीन मतलब ये एराइल हैलाइड को हेलो एरीन बोलते हैं। हेलो एल्केन का मतलब एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन बोलते हैं। यस, क्लियर है सबको? यस सर, एरोमेटिक कंपाउंड को भी है ना। हाँ भाई, एरीन्स एराइल एरोमेटिक कंपाउंड वो है, एराइल हैलाइड में आते हैं, बेंजीन वाले हेलो एरीन्स। तो भाई ये आज हम शुरू करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। और देखिए इसमें है रिएक्शंस, सीधी सीधी रिएक्शनें याद करनी होती हैं, ठीक है। तो जो मैं रिएक्शंस आसान है फटाफट मेरे साथ लिखिए, मैंने पहले ही बोला था लिखते रहेंगे तो याद होता रहेगा। जो आप लोग नहीं लिखेंगे, आपको लगता है कि शायद मेरा पेस वहां पर ज्यादा है, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार हम फटाफट रिएक्शंस 10 रिएक्शनें एक लेक्चर में करना, 10-20 रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप और देखिए 10 या 20 रिएक्शन, 10 या 20 लाइनें ही बनेंगी। जो रिएक्शन समझाने लायक होगी, मैं पहले से बता रहा हूँ, जो रिएक्शन समझाने लायक होगी मैं उसको डिटेल दूंगा, जो मैकेनिज्म होगा उसकी डिटेल देंगे, डेफिनेटली उसको तो अच्छे से करेंगे। और वो मेरे साथ साथ आप लोग बनाइएगा, याद रखना मेरे साथ साथ। और जैसे ही नोटबुक बंद होती है, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद में एक बार और बनाइएगा, याद करके बनाइएगा। बस ये दो काम जरूर कर लेना, ऑर्गेनिक बहुत आसान लगने लग जाएगी। और अगर ये दोनों अभी नहीं करते हैं लेक्चर के ड्यूरिंग और लेक्चर के बाद, फिर ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगेगी, कुछ नहीं समझ में आएगा ऑर्गेनिक का। और साथ में ये दोनों काम करने के बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो लगाने ही लगाने हैं, बिल्कुल आसान होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, आराम से फटाफट फटाफट हो जाते हैं। लेकिन आपको रिएक्शंस याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सी रिएक्शन लग रही है। सर। एनसीईआरटी के हो नहीं रहते ये वाले, हेलो एल्केन हेलो एरेन्स वाले हो नहीं रहे थे। हाँ सर। फिर इसका मतलब आपने रिएक्शंस याद नहीं की बेटा, अच्छे हाँ से सर, याद नहीं, तभी अच्छे से याद नहीं है। अगर देखो, चलो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखिए ध्यान से, उसका सॉल्यूशन देखिए, फिर सोचिए कौन सी रिएक्शन है, और फिर सोचिए आपको याद क्यों नहीं आएगी। बस इतना सा सोचेंगे, काम बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। इंट्रोडक्शन। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एल्केन चेन जो है, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, वाई एल लग गया उसके साथ, एल्काइल हैलाइड बन गया ये, है ना। तो एल्काइल हैलाइड, देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड। ऑर्गेनो, ऑर्गेनिक और हैलोजन। हैलोजन का बोले तो व्हाट इज हैलोजन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनका मतलब एक ही कार्बन के साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये इन सब का ग्रुप लगा दो, ये हैलोजन ग्रुप हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। हैलोजन, द एल्काइल हैलाइड, द विनाइल हैलाइड, द एराइल हैलाइड। 3 क्लासेस इन्होंने बोली हैं, एल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो देखिए एल्काइल हैलाइड, एल्केन्स, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड जब सर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे लगे होते हैं, ना 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 डबल ना, बॉन्ड वाले पे। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर हैलोजन लगता है, एक्स लगा रहा हूं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, ठीक है, तो ये आ गया विनाइल हैलाइड। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। सर विनाइल क्यों कहते हैं? सेम होते हैं। भाई रोमन नेम है बेटा, ठीक है, अपने हाथ में नहीं है, इनके चक्करों में मत पड़ा करो। क्लियर है? ठीक है सर। यहाँ पर मैं वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप वैलेंसियां देखने लग जाओगी, सर 4 वैलेंसी। देखो +1 के बच्चों को बताया जाता है कि 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी कीजिए। मैंने कुछ भी अधूरा छोड़ा है तो वो इन डिफॉल्ट में हाइड्रोजन लगा हुआ है, डिफॉल्ट में, याद रख लेना। भी कोई ऐसी गलती होती है और कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, उसको डिटेल में बता दूंगा। अगर कंफ्यूजन नहीं आपको समझ में आ रहा है कि बाकी के हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसी पूरी करनी कार्बन की, तो फिर वो इन डिफॉल्ट में रहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर 4 वैलेंसियां मुझे तो पूरी चाहिए, मेरा बेसिक्स बहुत ही डाउन है, तो भी मैं हर बार 4 वैलेंसियां करूंगा, हर बार, ठीक है। क्लियर है? यस सर। एराइल हैलाइड, एराइल का मतलब बेंजीन लगी हुई, भाई बेंजीन के साथ में हैलोजन है। एल्काइल हैलाइड, आर के साथ में हैलोजन है, दिस इज आर के साथ हैलोजन, ठीक है, आर एक्स एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन, विनाइल, ठीक है। और दिस इज एराइल, एराइल बोले तो ए आर, बेंजीन, एरोमेटिक रिंग्स, साथ में हैलोजन लगा दिया। यस, क्लियर है सबको? यस सर। Alkyl halide simply has the halogen atom bonded with the to the one of the sp3 hybrid carbon atoms to the alkyl group. A vinyl halide, aryl halide halogen bonded to the sp2 carbon. Vinyl मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। एरोमेटिक का, एरोमेटिक रिंग के साथ में अगर होगा तो वो क्या होगा? एराइल होगा।
दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड बिकॉज देयर बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडेशन आर डिफरेंट। तो ये अलग अलग होते हैं क्योंकि इनकी बॉन्डिंग और हाइब्रिडेशन अलग अलग होती है। यस बेटा, क्लियर है सबको? इतना तो सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स आर एक्स कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। तो देखो भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, अगर जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, सब एक आ रहा है तो 1 डिग्री, इसके साथ में 2 आ रहे हैं तो 2 डिग्री, इसके साथ में 3 आ रहे हैं 1 2 3 तो 3 डिग्री। यस, क्लियर है? सर 2 मिनट लिखने का टाइम दे दीजिए। लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? विनाइल ग्लाइसोल भी तो हो जाएगा ना? विनाइल ग्लाइसोल, विनाइल क्या? ऊपर वाले में एग्जांपल में बोल रहा था। एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हो? विनाइल ग्लाइसोल, लाइसोल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। लिख सकते हो? हो गया। यस, आगे बढ़े? तो भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 तरह के एल्काइल हैलाइड होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये आर डैश का मतलब है कि कोई भी चेन हो सकती है। आर डबल डैश का मतलब है और आर डैश का मतलब, ये दोनों चेन डिफरेंट है, सेम नहीं है। और आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, मतलब ये तीनों कार्बन की चेन एक दूसरे से अलग है। यस, क्लियर है सबको? हाँ जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को टर्शरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं। ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। एलाइल हैलाइड, एलाइलिक मतलब विनाइलिक वाला, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, ये देखिए ये कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है, नहीं ये एलाइल है, विनाइल नहीं है, सॉरी। एलाइलिक, एलाइलिक होता है भी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। तो देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन के साथ में एक्स लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एलाइलिक। और विनाइलिक होता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसपे हैलोजन लगा हुआ। यस, क्लियर है सबको? तो ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला, इसके ऊपर हैलोजन लगा हुआ, तो विनाइलिक हो गया और एलाइलिक हो गया। compounds sp3 carbon next to the carbon carbon double bond, next to the carbon carbon double bond, एलाइलिक कार्बन होता है। यस, क्लियर है? एलाइलिक कार्बन कौन सा है? दोनों इसने दिखा रखे हैं, रिंग वाला भी दिखा रखा है, बिना रिंग वाला भी दिखा रखा है। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक का मतलब है बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन के साथ में अगर हो तो वो बेंजाइलिक होता है। ठीक है, द कंपाउंड्स व्हिच हैव हैलोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू द बेंजाइलिक, एरोमेटिक रिंग बोला, वैसे बेंजाइलिक बोला तो बेंजीन से नेक्स्ट होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। विनाइलिक हमने देखा ही है, विनाइलिक क्या होता है भाई? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इसी कार्बन के ऊपर एक्स जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, तो विनाइलिक ये हो गया। और एक और होता है एराइल हैलाइड, बेंजीन के जस्ट ऊपर लगा हुआ है वो एराइल हैलाइड होता है। बेंजीन के जस्ट ऊपर अगर कुछ लगा हो, सीधा जस्ट ऊपर हैलोजन लगा तो एराइल, बेंजीन रिंग के ऊपर। यस, क्लियर है? जी सर। ये sp2 कार्बन है, इस तरह की चीजें देखने की जरूरत नहीं होती, सीधा याद रख लो डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड वाला कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, बस इस तरह की चीजें याद रखिए। स्ट्रक्चर देखिए भाई, अब स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? क्या होता है, मतलब कौन सा कह रहा हूँ, क्या होता है एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो देखिए CH2 CH3 CH3 XH, तो ऑब्वियस सी बात है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा वही स्ट्रक्चर होगा sp3। एक मॉलिक्यूल आउट ऑफ द प्लेन, एक अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन, दोनों मॉलिक्यूल हो गए, और बाकी के 3 एटम जो इन द प्लेन, स्टीरियो कर रखी है सबने, 3 एटम इन द प्लेन ही रहेंगे हमेशा। समझ में आ गया? ठीक, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके अंदर इसने म्यू की वैल्यू दिखा रखी है। म्यू क्या होता है भाई? डाइपोल मोमेंट। क्या होता है म्यू? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस, सेपरेशन,
हाँ, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है म्यू, डाइपोल मोमेंट दैट इज, नीचे कहीं लिखा नहीं क्या इसने डाइपोल मोमेंट? बात तो एक ही है ना क्या सर, बात तो क्या कह रहे थे आप? दोबारा बताइए क्या कह रहे थे? यस, बोलो बेटा क्या कह रहे थे, मैंने पूरा सुना नहीं। आ गया, सर, आ गया समझ, ठीक। आ गया समझ। तो देखो भाई, डाइपोल मोमेंट होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो यानी कि इन दोनों एटम्स के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव होगा, हेलोजन है स्लाइटली नेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीनेगा। इन दोनों एटम्स के ऊपर जो भी चार्ज है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव हमें नहीं लेना, बस चार्ज की वैल्यू लेनी है मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई में इन दोनों एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस जनरली लिख सकते हैं द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। ये पोलर होता है भाई बॉन्ड, क्यों? स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलोजन एटम जो है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कार्बन से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। मोस्ट रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकिंग द पोलराइज्ड बॉन्ड, जनरली CX बॉन्ड ही टूटता होता है इसके अंदर। ठीक है, द कार्बन एटम इज अ पार्शियली पॉजिटिव मेकिंग इट समवट इलेक्ट्रोफिलिक। कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन को लाइक करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज को ये लाइक करेगा। OH नेगेटिव है, इसको भी ये लाइक करेगा। ठीक है, बाकी की चीजें डिपेंड करेंगी कंसंट्रेशन पे कि कंसंट्रेशन किसकी कितनी है, उस हिसाब से ये इसकी लाइकिंग कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, टाइप ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं। रिएक्शंस बोल रहा हूँ, रिएजेंट है ये। ठीक है, रिएजेंट दो तरह के होते हैं। व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट के बारे में जानता कोई? रिएजेंट क्या होता है? यस सर, जो मतलब रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कराता है, ये सब्स्टिट्यूशन। क्या? जो मतलब रिएक्शन में मतलब इन्वॉल्व नहीं होता पर उसको स्लो और फास्ट में हेल्प करता है। अरे नहीं, वो तो कैटलिस्ट होता है बेटा। कैटलिस्ट। गलत डेफिनेशन दे रहे हो आप। जो कंपाउंड पे अटैक करता है, क्या कंपाउंड को अटैक करता है उस कंपाउंड। हाँ कह सकते हैं, कुछ कुछ ठीक है, काफी कुछ ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और प्रिसाइज करो। कोई और बता सकता है रिएजेंट क्या होता है? हाँ भाई, कोई और बता सकता है क्या? कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। बोलिए बोलिए। कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं बेटा, कंपाउंड फॉर्मेशन में सर जो मतलब कंपाउंड पे अटैक करता है और उसको क्या था क्वेश्चन? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिलाने देखिए वाला बता देता हूँ, रिएजेंट क्या होता है भाई। देखो, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, एक और रिएक्टेंट है, रिएजेंट, इसको मैंने रिएजेंट लिख दिया, और इन दोनों से मिलकर बना प्रोडक्ट। तो रिएजेंट जो होता है वो एक्चुअल में रिएक्टेंट ही होता है। ठीक है, लेकिन जो अटैक, फर्स्ट अटैक करने वाला, फर्स्ट अटैक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ही, फर्स्ट अटैकिंग रिएक्टेंट। तो ये होता है फर्स्ट अटैकिंग रिएक्टेंट, जो होता है उसको रिएजेंट बोलते हैं, और जो जिस पर अटैक किया जाता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, सबस्ट्रेट। यस बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो यानी कहानी कुछ नहीं है, अगर आपके पास दो रिएक्टेंट हैं तो उनमें से जो पहले अटैक करेगा, जो रिएक्शन को शुरू करवाएगा, जो इनिशिएट करेगा, रिएक्शन को शुरू कर देता है, उसको हम रिएजेंट बोल देते हैं, और दूसरे वाले को सबस्ट्रेट बोल देते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? फिर हमने क्या देखा केमिस्ट्री के अंदर, हमने क्या देखा बाद में, हमने ना उन सभी रिएजेंट्स को, उन सभी रिएक्टेंट्स को अलग करना शुरू कर दिया जो सबसे पहले रिएक्शन को शुरू करते हैं, और हमने देखा कि ये दूसरी रिएक्शंस को भी शुरू कर देते हैं, तीसरी को, मतलब किसी भी रिएक्शन में इनको डाल दो, सबसे पहले यही अटैक करते हैं। फिर हमने रिएजेंट्स को आपस में अटैक करवाने की कोशिश की, तो उनमें भी कुछ रिएजेंट ज्यादा रिएक्टिव थे, कुछ कम थे, तो वो उस रिएक्शन में पर्टिकुलरली कोई एक रिएजेंट हो गया, दूसरा सबस्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से हमने बहुत बड़ी एक क्लास ढूंढ ली, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ढूंढ लिए जो क्या है,
जो आज के टाइम हम उनको रिएजेंट बोल देते हैं। रिएजेंट बोले तो जो सबसे पहले अटैक करेगा, अगर किसी भी रिएक्शन में वो प्रेजेंट है तो वो अटैक करेगा और वो रिएक्शन शुरू करवाएगा। यस क्लियर है, होता वो रिएक्टेंट ही है, समझ में आ। फिर हमने क्या किया, उन रिएक्टेंट्स को, क्योंकि हमें ये पता लग गया था ये रिएक्टेंट जो अटैक करते हैं और शुरू करवा देते हैं रिएक्शंस को, तो कुछ रिएक्शंस जो हमें चाहिए थी हमने सोचा इसको शुरू कैसे करें, तो हमने उसमें फालतू में कुछ दूसरा रिएक्टेंट डाल दिया जबकि उसकी जरूरत नहीं थी, बट हमने डाला। उसे रिएजेंट बोलते हैं, उसे भी रिएजेंट ही बोलेंगे क्योंकि वो रिएक्शन को शुरू करवा देता है और फिर हम जो चाहते हैं वो डिजायर्ड प्रोडक्ट उसकी हेल्प से बनता है। इसलिए रिएजेंट जो है वो रिएक्टिव रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टिव रिएक्टेंट। यस क्लियर है सबको? यस सर। सिंपल ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं भाई और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स बोले इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाले, तो इलेक्ट्रॉन को कौन लाइक करेगा, जैसे H पॉजिटिव आयन ये भी इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है ना? इसके अलावा कोई और I पॉजिटिव आयन, I पॉजिटिव आयन जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, खुद के पास नहीं है। और न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस को लाइक करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज को लाइक करते हैं, नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव है ना, Cl नेगेटिव, या फिर नेगेटिव के अलावा न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे वाटर है, सल्फेट आयन। वाटर के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है। अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस को लाइक करेगा ना। अमोनिया भी तो लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव आयन को लाइक करेगा। तो इस तरह से न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पॉजिटिव आयन्स होते हैं जनरली, वो जनरली पॉजिटिव आयन, लेकिन न्यूट्रल आयन भी होते हैं। अब न्यूट्रल आयन कौन से होते हैं, जो लेविस एसिड का काम करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन है, AlCl3, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है इजीली। क्यों, इसका लास्ट वैकेंट होता है ऑर्बिटल। यस पता है सबको, बनाना बॉन्ड p ऑर्बिटल इसका खाली होता है लास्ट, और इसी की वजह से बनाना बॉन्ड बनाता है। हमने इस पर डिस्कशन किया था, याद है ना सबको, खाली ऑर्बिटल। सर हाँ बेटा, BOH3 भी तो ले सकते हैं, B उसका भी एक ऑर्बिटल उसका भी रहता है खाली। BH3 हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, वो भी होता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, नो वरी। तो यहाँ देखिए क्लोरीन पॉजिटिव, ब्रोमीन पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा PCl5, SO2, SO3, इनमें सल्फर, ये सभी क्या हैं, न्यूट्रल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल हैं इनके अंदर। इसके अलावा AlCl3, ठीक है, जो कि काम आएगा AlCl3, और BH3 भी काम आता है बट रेयरली, ठीक है। ये भी दोनों एग्जाम्पल इसी के हैं। यस क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स एंड देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं और उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज हैविंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द लोन पेयर, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा खाली। जैसा कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमने कर लिया, तो अब न्यूक्लियोफाइल की बारी आती है। वाटर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्लोरीन नेगेटिव है, ऑलरेडी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों देख लिया हमने। CCl2 इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। पता है क्यों? ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि हमारा कार्बीन और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लाइक करते हैं, याद है? यस है ना? क्यों इलेक्ट्रॉन को लाइक करते हैं? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दे तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो जाएगा और वैकेंट ऑर्बिटल भी रह जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो देखो नेगेटिव चार्ज तो आएगा बट ऑर्बिटल तो पूरा भर जाएगा ना। क्लियर है? यस सर। नेगेटिव आयन हैव मोर न्यूक्लियोफिलिक देन देयर न्यूट्रल स्पीशीज। ऑब्वियस है भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो OH की ज्यादा है। अब ये ऑर्डर दे रखा है तो ऑर्डर आपको याद करना है, सीधी सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। OH वाटर, इन दोनों में वाटर जो है वो लेस होगा। NH2 नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। OR नेगेटिव, ROH नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको कुछ दूसरा ही ऑर्डर समझ रहा था, ठीक है, वो आगे आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये तो अपनी स्पीशीज के साथ इनका वो दिखा रखा, ठीक है। डाउन टू द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है बिकॉज मोर द पोलराइजेबल डोनर एटम इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल पोलराइजेबिलिटी साइज ऑफ द। तो फ्लोरीन देखो नीचे की तरफ जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन से ज्यादा होती है। ब्रोमीन, आयोडीन, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव। यस क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है?
यस सर। इसके अंदर ध्यान देना, फ्लोरीन नेगेटिव हमने अभी पिछले केस में किया था। फ्लोरीन नेगेटिव जो है वो बहुत जल्दी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है या वीक बेस होता है? सर फ्लोरीन HF है ना, नेगेटिव तो में क्लोरीन कौन सा बेस नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग है? सर क्लोरीन नेगेटिव। फ्लोरीन नेगेटिव बेस स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कह रहे हो? यस सर। कैसे? सर आपने ऑर्डर बताया था साइज इंक्रीज होगा तो फिर वो बेसिसिटी बढ़ जाती है। I माइनस सर। हाँ, बेसिसिटी बढ़ जाएगी साइज से, मतलब ये H पॉजिटिव आयन को गेन करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की या फ्लोरीन की? क्लोरीन। क्लोरीन H पॉजिटिव आयन को गेन ज्यादा करना चाहता है क्लोरीन के मुकाबले, याद रख लेना, क्योंकि क्लोरीन एक बार छोड़ देता है HCl इज मोर एसिडिक देन HF। ठीक है सर। तो यानी कि क्लोरीन नेगेटिव जो है वो क्या है, ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यानी ये लोन पेयर ठीक है डोनेट सर। नहीं करना चाहता H को। ऐसा नहीं है, ये लोन पेयर H को डोनेट नहीं करना चाहता, तो उस हिसाब से तो इसका ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था। बट एसिडिटी एक अलग चीज है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को एसिडिटी या बेसिसिटी बोलते हैं। बेसिसिटी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करना है, लेकिन किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, H पॉजिटिव ना हो, कुछ और हो जो पॉजिटिव हो, सिर्फ H को छोड़ के, ये उसका ऑर्डर है। ये समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना ये कि फ्लोरीन का वैसे देखा जाए तो बेस जो बेसिसिटी है फ्लोरीन की वो कम होती है, क्योंकि H पॉजिटिव ज्यादा होती है, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो बेस अच्छा है। लेकिन अगर बात करें एसिडिटी की तो HCl गुड एसिड है, मतलब क्लोरीन, लेकिन यहां पर इन्होंने उल्टा दिखा दिया, मतलब लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की कम है, वहां H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो वो उसको भी तो H पॉजिटिव आयन को भी तो लोन पेयर ही डोनेट करेगा वो। समझ में आई मेरी बात? सर एक और बार समझा दो। बताता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। हमने ये कल ही किया था अगर याद हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वो आयोडीन, ये तो याद है सर, मतलब हम मेरे इसी को ऑर्डर आयोडीन को, वाला कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सर सुनिए कल सुनिए, आपकी इसी क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। कल मेरी क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही थी भाई। अब इसका मेरे पास इलाज नहीं है, बाकी के बच्चों ने ज्वाइन कर ली थी बेटा, पता नहीं आप कैसे रह गए। हमने ये किया था कौन सा अच्छा बेस है, कौन सा अच्छा बेस है, तो बेसिसिटी फ्लोरीन की ज्यादा आई थी। वैसा क्यों? आयोडीन की सबसे कम आई थी, क्योंकि वो लोन पे डोनेट नहीं करना चाहता है ना, जितना ले लिया कोई दिक्कत नहीं। H को कहता है जाना जा, हमने इनके साथ H जोड़ के देखा था, तो ये जल्दी H को ऐड करेगा, ये स्लो करेगा, ये और भी स्लो करेगा, ये सबसे स्लो करेगा, इसीलिए HI जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। HI HBr से, फिर HCl से, और उसके और बाद में HF। HF। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? H, ये HI। तो ये अगर H छोड़ देगा तो वापस नहीं लेगा, मतलब आयोडीन H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। यस, ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी फ्लोरीन जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा H को, लेकिन आयोडीन नहीं करेगा। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, वो क्या कह रहा है, अब उसका लेवल देखना, वो क्या बात कर रहा है। हमने ये इस हिसाब से तो हमें बिल्कुल सही पता लग गया कि आयोडीन जो है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, और फ्लोरीन जो है यानी स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देता, तो वो लोन पेयर भी डोनेट नहीं करेगा। यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि लोन पेयर कौन डोनेट कर रहा है? सबसे पहले फ्लोरीन डोनेट कर रहा है, उसको H चाहिए ना, तो फ्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा डोनेट। इसकी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो कम है। बेसिसिटी ऑर्डर इस तरह से, ये बेसिसिटी ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ है, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये समझ में आ रहा है भाई सबको? बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो आ रहा है सर समझ में। ये आ रहा है ना, तो फिर कोई बात नहीं। अब उसके बाद में वो दूसरे वाला भी आ जाएगा समझ में। एसिड बेस के अलावा अगर आप बात करते हो तो बाकी की चीजें भी समझ में आ जाएंगी, नो वरी। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये जो है ये वाला ऑर्डर जो है, अब ये देखिएगा जरा, ये ऑर्डर इसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि
एसिड या बेस तो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट या डोनेट करने की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ डोनेशन की वजह से ऐसा होता है एसिड बेस में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डोनर एटम, डोनर एटम की पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा फिर है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की बात करी है। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देना चाहता है? फ्लोरीन डोनेट नहीं करना चाहता। फ्लोरीन H पॉजिटिव आयन को चिपका के रखना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसकी HF की एसिडिटी कम कर देता हो, क्योंकि फ्लोरीन H को नहीं छोड़ेगा। और अगर फ्लोरीन नेगेटिव है तो वो H को जल्दी लेगा, जल्दी लेगा मतलब H को लेने वाला बेस होता है, तो ऑब्वियस है फ्लोरीन नेगेटिव बेस अच्छा है। अगर H चिपक गया तो उसको छोड़ेगा नहीं, इसलिए एसिड वीक है। तो ये एसिड और बेस बेसिक स्ट्रेंथ वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ये तो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट या डोनेट करने की टेंडेंसी थी। लोन पेयर, खुद का लोन पेयर कौन देना चाहता है? लेने की बारी तो सारे आगे आगे थे, H मेरे को दे दो, मेरे को दो। फ्लोरीन कहता मेरे को दे दो H, लेकिन जब फ्लोरीन को कहा कि तू अपना लोन पेयर दे सकता है, H तो तेरे पास आ जाएगा, बट क्या तू अपना लोन पेयर दे सकता है? तो फ्लोरीन कहता मैं सिर्फ H को रखूंगा, लोन पेयर नहीं दूंगा। यस, क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो अगर फ्लोरीन लोन पेयर नहीं दे रहा भाई, तो फ्लोरीन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला फ्लोरीन को लाइक नहीं करेगा। तो ये खुद फ्लोरीन क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियस को लाइक नहीं करना चाहती, क्योंकि न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। यस, समझ में आ गई कहानी? समझ में आ गई सबको? पैसे को लाइक करता है सर, इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ, जैसा भी आप अपने तरफ से एग्जाम्पलेट करना चाहें, बट ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये ऑर्डर अब तीनों एक साथ लिखे हूँ और तीनों मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना, गड़बड़ नहीं करनी आपको। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट होती है। देखो भाई, CH3 नेगेटिव आयन, फिर NH2 नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव और उसके बाद फ्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3 की ज्यादा क्यों है? CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोले तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। ऑब्वियस है भाई, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बो एनायन है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो जल्दी सी बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ में। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता किसी को। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। अब देखो, एसिडिटी या बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या फर्क है? सिर्फ H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने या डोनेट करने की टेंडेंसी तो एसिडिटी या बेसिसिटी है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, और H को नहीं, किसी और को। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिसिटी और एसिडिटी बेसिसिटी में, और ये तीनों चीजें जो सामने लिखी हैं यहां से आपको कंफर्म होगा। क्लियर है बेटा? हाँ भाई, क्लियर है? तो देखो, अगर बेस माने तो अच्छा बेस होता है OH नेगेटिव आयन, है ना। NH2 नेगेटिव क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा, बट बेस अच्छा है कि नहीं? अब ये डिपेंड करता है, यानी कोई अगर अच्छा बेस है यानी वो H पॉजिटिव आयन को जल्दी एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, बेस अच्छा नहीं है। हो सकता है अच्छा, हो सकता ना भी हो। समझ में आ गई न्यूक्लियोफाइल और बेसिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस? यस बेटा? यस सर। ध्यान से कर लेना। न्यूक्लियोफाइल में तो लोन पेयर्स डोनेट होंगे, बेसिक स्ट्रेंथ में वो H+ को कितना एक्सेप्ट करना चाहता है, कितना रखना H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, और लोन पेयर को डोनेट करने वाला, और किसको? हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी किसी को लोन पेयर दे रहा तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी इफेक्ट करेगी। तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो एसिडिटी बेसिसिटी होगी, और दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। और हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते टाइम एसिडिटी बेसिसिटी का जो ऑर्डर निकलता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर निकलता है, उन दोनों में फर्क होता है। देखो, बिल्कुल पलट गया, जज्बात पलट गए, ख्यालात पलट गए, है ना, सब कुछ पलट गया। क्लियर है? ध्यान से ऑर्डर याद रखना, याद रख लेना। मैं इसके ऊपर टाइम इसीलिए लगा रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान से ऑर्डर याद रहे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बल्कि बेस हैज लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बल्कि बेस में कम होगा। भाई देखो, ये बहुत चारों तरफ से क्या है, CH3 से घिरा हुआ है, O पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये लेस है। क्यों लेस है भाई? अब इसका कारण देखिए क्या होगा। अगर ये किसी को लोन पे डोनेट करता तो उसको पास आना पड़ेगा, इसके वो पास आएगा तो ये लोग कहेंगे भाग जा, यहाँ से भाग जा, निकल निकल, क्यों भीड़ मचा रहा है। समझ में आ रही है बात? स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो बल्कि बेस लेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये लेस है, और देखो सिंपल वाला O नेगेटिव है, दोनों हैं तो O नेगेटिव ही ना, तो ये ज्यादा बेसिक है, न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी बेसिक नहीं। सोलवेंट इफेक्ट देखो भाई,
इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का क्या इफेक्ट होता है इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर का मतलब जो डाइपोल बनाए, एप्रोटिक का मतलब सर जो बॉन्ड तोड़ दे। हाँ, एप्रोटिक सोलवेंट, ठीक है। जो एप्रोटिक होता है, एक होता है प्रोटिक मतलब जिसके पास H पॉजिटिव आयन हो, एप्रोटिक होता है जिसके पास H पॉजिटिव ना हो। CCl4 C2H ऐसे CCl4 अमोनिया ये सब है। हाँ हाँ हाँ, वो सब जो H पॉजिटिव आयन डोनेट ना करते हो, सोलवेंट। जैसे CCl4 है, CH2Cl2, अब इसमें H है लेकिन ये H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करता। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन डाइक्लोरोमीथेन। सर CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है ना, इस तरह के CH2 भी है। ये सब H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करते हैं, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है। समझ में आ रहा है? एप्रोटिक जो H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करते वो एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स इज जस्ट रिवर्स्ड। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है, सीधी बात, सीधा रिवर्स हो जाएगा अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो। फ्लोरीन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा जबकि पहले फ्लोरीन सबसे कम था, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर ही पलट दिया, जज्बात फिर से पलट गए। समझ में आ रही है बात? सर अब इसमें किस तरह से बात करी जा रही है जिससे क्लोरीन आ गया? देखिए, इनके पास पहले से एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, लेकिन पोलर है। पोलर है मतलब स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लोरीन क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन देने नहीं पड़ेंगे, वही हाइड्रोजन वाला हिसाब हो जाएगा। फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने नहीं है बट उसके साथ चिपक जाना है। समझ गए? तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव जैसी सी फीलिंग आ रही है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा पहले आ जाएगी, मैं। समझ गए? जबकि अगर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े तो मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे इलेक्ट्रॉन मैं नहीं देने वाला। फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, लेकिन अगर उसके चार्ज को स्टेबल करने के लिए कोई उसके साथ रहना चाहे तो रह सकता है, कोई बात नहीं, तो साथ बैठा रहा आराम से, बट तंग नहीं करने का, ये मेरा है। समझ में आ रही बात? गुर्राती है फ्लोरीन। क्लियर है? समझ रहे हो? यस सर। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगी। इलेक्ट्रॉन अगर उसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए उसके साथ बैठना चाहता है तो बैठ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तू बैठ सकता है, ठीक है, इफेक्ट ले सकता है। यूं समझ लो ये वो पड़ोसी है जो शादी में नहीं बुलाता, कहता मैं मेरा माल खुद खाऊंगा, लेकिन कोई खुशबू लेना चाहता है तो ले ले भाई, लड्डू की खुशबू तेरे घर भी आएगी, है ना? समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन नहीं देगा लेकिन लड्डू की खुशबू दे सकते हैं। किसी ने कहा था ना कि देखो पड़ोसी का अगर घर जलेगा तो भाई आग की तपन तो हमारे घर भी आएगी, तपिश तो आएगी, वो रोक नहीं सकते हम, तो इसलिए पड़ोसी को बचा के रखिए, उसका घर को जलने मत दीजिए। और अगर पड़ोसी के घर लड्डू बनेंगे तो भले ही पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, खुशबू तो वो भी नहीं रोक सकता ना। वाह सर, किसने क्या खूब कहा, लग जाएगी फिर, है ना? तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी लड्डू से बाहर आ जाइए। और बेसिसिटी, बेसिस एंड बेसिसिटी, अब ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी है ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये बहुत मस्त वाला है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक की तरह यूज होता है। ये जीओसी में आना चाहिए था बट ये गधे यहाँ पे दे रहे हैं इसको, है ना? चलो कोई बात नहीं, जहां पर भी हो, बनाने वाले की मर्जी। देखिए बेटा, bases and their basicity. Base are the species which accept the proton. अब देखो ये यहाँ पर बताया जो मैं आपको बता रहा था, बेस वो हैं जो accept the proton और which donates lone pair of electron to proton. जो lone pair of electron, जो सिर्फ अपना lone pair प्रोटोन को, प्रोटोन बोले तो H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन को जो लोन पेयर डोनेट करे, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करे, सीधी सी बात है, उसको बोलते हैं बेस। और न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी भाई? न्यूक्लियस को लाइक करने वाले, मतलब अपना लोन पेयर किसी और को लाइक करे, H को छोड़कर किसी और को लोन पेयर डोनेट करने वाले जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है राज बेटा, क्या माइक में गड़बड़ है या नेटवर्क में? पता नहीं क्या बोला आपने, किसी को समझ आया भाई? नहीं सर, ऐसा लग रहा है नहीं आ रही बेटा।
स्पीकर फटने के बाद टुर्र ऐसा कुछ होता है ना, वैसा कुछ आ रहा है। भाई लिख दे। हाँ लिख दो बेटा, सही रहेगा। ठीक है, चलिए भाई। तो देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेस क्या होते हैं भाई, है ना, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं वो भी। तो यहाँ देखिए बेसिसिटी डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है, फ्लोरीन अच्छा बेस है, आयोडीन लेस है। अब आ रही है। ये वाला ऑर्डर मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, समझ में आ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर विल बी सेम अक्रॉस द पीरियड। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर अक्रॉस द पीरियड सेम रहता है, अक्रॉस द पीरियड, बट डाउन टू द ग्रुप गड़बड़ हो जाता है। डाउन द बेसिसिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, वाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। तो ये बेसिसिटी ऑर्डर दे रखा है भाई, ठीक है, ये वाला ऑर्डर बेसिसिटी का है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, इसका ऑर्डर दिया नहीं, वो पीछे दे रखा है वैसे, और ये सेम अक्रॉस द पीरियड। तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम होती हैं अक्रॉस द पीरियड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक में H प्लस बुलाना अपने पास और एक For में the- इलेक्ट्रॉन देना हाँ। है किसी को। बिल्कुल बेटा, फॉर द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर कह रहा हूँ, क्या लिखा है, फॉर द सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर विल बी सेम। डोनर एटम अगर सेम रहेगा, फॉर द सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर विल बी सेम। डोनर एटम के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर सेम रहेगा। अब इस बात का क्या मतलब है, अभी बताया कोई? अगर एक ही एटम जो कि डोनेट कर रहा है, जैसे I माइनस है, तो उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी और एटम के संग, मतलब जैसे I माइनस किसी और न्यूक्लियस को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तब उसकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों सेम रहेगी उस न्यूक्लियस के लिए। सेम कैसे हो सकती है? मैं समझ गया भावनाओं को, सेम कैसे हो सकती है भाई, ये बात हजम नहीं होती है। देखिए क्या है, सर नहीं, फ्लोरीन की सर बेसिसिटी मैं जो है, इसके हिसाब से फ्लोरीन की बेसिसिटी तो ज्यादा है, ठीक है, आयोडीन के मुकाबले। और अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी के केस में फ्लोरीन जो है वो मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो है वो बैड न्यूक्लियोफाइल है आयोडीन के मुकाबले, है ना। तो ये सेम एटम के लिए कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर विल बी सेम। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होता है, ये बात अपने हजम तो नहीं होती है, ठीक है। सर मैं ये इस H प्लस की रिस्पेक्ट भी कह रहा है शायद, पता नहीं किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, बट मैं इस बात को नहीं मानता, ठीक है। जब हम ऑर्डर करेंगे, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आगे देखिए भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। वैसे इस पे इंपॉर्टेंट अभी मार्क नहीं करते हैं, बाद में मार्क करेंगे जहां पर ये होगा। वीकर बेसिस इज बेटर बेटर लिविंग ग्रुप, पहली बात, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन विल बी बेटर लिविंग ग्रुप। रेजोनेंस स्टेबलाइज आयन जो होता है वो भी बेटर लिविंग ग्रुप होता है। वीकर द कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड CX बेटर लिविंग ग्रुप। कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है वीक होगा तो लिविंग ग्रुप बेटर होगा। ऑब्वियस है, बॉन्ड वीक होगा तो फिर वो तो बेटर होगा लिविंग ग्रुप, है ना। अगर दोनों के बीच का बॉन्ड वीक है तो इजीली छोड़ के चला जाएगा वो, बेटर लिविंग ग्रुप। इफ activation energy of the reaction is low then reaction will be fast and living group will be better. Activation energy of reaction is low, अगर activation energy low है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, लिविंग ग्रुप बेटर हो जाएगा। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन तो भाई बहुत सारी चीजें पता लगने के बाद ही फॉलो हो सकती है, सर तो एक्सपेरिमेंटली बता पाएंगे ना। हाँ, और वीकर द कार्बन, अभी कार्बन और इसका बॉन्ड वीक है तो लिविंग ग्रुप ऑब्वियस है, बॉन्ड वीक है तो हम वीक बॉन्ड भी दे सकते हैं, लेकिन पहले दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। वीक बेस जो होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब बताया कोई वीक बेस बोले तो क्या? I माइनस। हाँ, I माइनस सर। I माइनस वीक बेस है डेफिनेटली, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। मैंने बोला भी था कि बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है। लिविंग ग्रुप I नेगेटिव बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। उसके अलावा वीक बेस और कौन सा हो सकता है? वीक बेस का एग्जांपल NH3 वीक बेस है सर NH4OH।
NH4OH भी वीक बेस है, यस ठीक है, NH4OH तो ये भी वीक बेस है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, याद रख लेना, अच्छा लिविंग सर ग्रुप। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी था। NO नहीं, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रस तो यही होता है। नहीं सर, NO2 कह रहा हूँ मैं तो। NO2 नाइट्रो ग्रुप, अच्छा सर अकेला NO2, अकेला NO2, ठीक है ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई एसिड, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है। तो ये वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप होता है, याद रख लेना, जो वीक बेस है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। अगर आपको दो ग्रुप मिल रहे हैं उनमें से एक वीक है तो बेटर लिविंग ग्रुप है। मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन विल बी बेटर लिविंग, जो मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है वो भी बेटर है। तो यहाँ देखिए आयोडीन, आयोडीन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन के मुकाबले, क्यों? वीकर बेस, जो वीकर है, पहली लाइन को फॉलो कर रहा है ऑर्डर। दूसरा देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज CF3SO3 RCOH, इसके अंदर तो 3 ऑक्सीजन है जो सल्फर से स्टेबलाइज हो जाती हैं, पता है, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पर CF3 है, यस 3 ऑक्सीजन है ना जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकती हैं। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है सबको? सर आपने थायो लगा दिया, क्या थायो लगा दिया क्या आप? थायो? अरे SO3 है, अच्छा सल्फेट SO3, जी और सर यहाँ जी। देखिए RCO नेगेटिव, इसमें तो सिर्फ C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव होता है, मतलब 2 ही ऑक्सीजन है, तो रेजोनेंस सिर्फ 2 ऑक्सीजन का है, कम हो गया। बेंजीन फिनोक्साइड आयन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक अकेला ऑक्सीजन है, रेजोनेंस सिर्फ बेंजीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और तो कोई है नहीं, तो ये और भी वीकर हो गया, ठीक है। तो बेस स्ट्रॉन्ग है ये, इसलिए वीकर है। OH नेगेटिव आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये वीकर क्या होगा? वीकर बेस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग बेस तो अच्छा लिविंग नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए SO3 है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा दिया, SO3 अकेला है बेंजीन के साथ, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा भाई? ये डोनेट करेगा, इसको इफेक्ट करेगा, ये जल्दी से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, है ना? समझ में आ रही है बात? ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि बेंजीन इसको देगा, ये यहाँ जाएगा, सल्फर बेंजीन को देगा, और इस तरह से इनका सर्कल भी चलता रहेगा, तो ये भी क्या होगा? ये जल्दी से डोनेट नहीं कर रहा, तो यानी कि वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इंटरमीडिएट है, तो इस तरह से ऑर्डर चलेगा। यस क्लियर है सबको? यस सर। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया ना क्या कह रहा हूं मैं अभी तक? सर वो डोनेट क्यों नहीं करेगा, एक और बार बता दो, ये C के आगे जो लिखा हुआ है सबसे पहले वाला NO2 वाला सर लीडेड, ये सर नहीं NO2 वाला, ये देखो NO2 Yes. इलेक्ट्रॉन बेंजीन से लेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेंजीन रिंग क्या करेगी भाई? बेंजीन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा? सल्फर से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, सल्फर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ऑक्सीजन क्या है? डोनेट नहीं कर पाएगा। यस यस सर, NO2 पर पॉजिटिव होता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस। क्लियर है? M-, यस सर अब हो गया क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, अभी मोर स्टेबल एनायंस आर वीकर बेसिस हैंस बेटर लिविंग ग्रुप, तो ज्यादा स्टेबल एनायन होते हैं, ये स्टेबिलिटी से भी देख सकते हो, ये ज्यादा स्टेबलाइज है, ये कम है, ये बिल्कुल ही कम है, ठीक है, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के टाइप, तो सीरियल नंबर दे रखा, सॉल्वेंट दे रखा, पोलर नॉन पोलर कौन से, प्रोटिक एप्रोटिक कौन से होते हैं, तो ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो भाई क्या है, ये पोलर होता है CH3COH, बिल्कुल पोलर होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, नॉन पोलर नहीं है, ये पोलर हो गया तो नॉन पोलर हो ही नहीं सकता। प्रोटिक है, H पॉजिटिव डोनेट करता है, कर देगा सर, एप्रोटिक तो नहीं हो सकता। अब याद रखना, इसको एज ए सोलवेंट यूज कर रहे हैं, पानी में नहीं घोल रहे हैं हम अपनी रिएक्शन के लिए, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में अपनी रिएक्शन का मटेरियल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में घोल रहे हैं। यस क्लियर है बेटा सबको? यस सर। दूसरा देखिए C डबल बॉन्ड OH OCH3, क्या है ये? एस्टर है, एस्टर पोलर होता है, C डबल बॉन्ड O है भाई, पोलर तो होगा।
नॉन पोलर तो नहीं हो सकता। फिर प्रोटिक है, H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। जब प्रोटिक नहीं है तो ए प्रोटिक होगा। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है। प्रोटिक वाला एक बार समझा दो कि प्रोटिक कैसे कह रहे हो आप? प्रोटिक बोले तो H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करता है बेटा, वो प्रोटिक है। ठीक है सर। और सर जो नहीं कर रहा हूँ एप्रोटिक। हाँ, जो नहीं कर सकता वो ए प्रोटिक है। बस सिंपल है, इट्स सो सिंपल। सर जो ये एस्टर है इसमें जो नाम होएगा मतलब पहले अल्कोहल लिखेंगे ना? क्या? मतलब जो ईस्टर बनता है एस्टरिफिकेशन से। हाँ, ये एस्टर। हाँ तो उसमें सी और अल्कोहल को ऐड करके बनाते हैं ना? आप प्रेपरेशन पूछ रहे हो अल्कोहल की? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस और अल्कोहल अल्कोहल। करके ईस्टर बनाएगा कार्बोक्सिलिक ना? एसिड में अल्कोहल जोड़ते हैं बेटा, वाटर हाँ तो रिप्लेस हो जाता है। यस सर। तो इसमें मतलब इसका ये मैकेनिज्म आएगा, मत चिंता करो, इसका मैकेनिज्म आएगा अपने पास जबरदस्त वाला, और बहुत अच्छे से याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां हम अच्छे से करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड यस और सर। अल्कोहल को इसको जोड़ने से। पागल कर रखा है एस्टरिफिकेशन। पागल कर रखा है? बहुत आसान है ये तो, मत चिंता करो। इसका सर जो मैकेनिज्म ज्यादा करेंगे ना, अच्छा बेस होगा वो ज्यादा अच्छा तब ध्यान प्रोटिक से होगा समझ ना? लेना, बेटरली आ जाएगा। आगे देखिए, वाटर, वाटर प्रोटोन निकालता है ना, H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, बिल्कुल है। पोलर है, बिल्कुल है। तो दो ही चीजें देखनी है। ROH पोलर है, बिल्कुल है। H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, बिल्कुल छोड़ता है। फिर ये देखिए, कीटोन पोलर है, बिल्कुल है। C डबल बॉन्ड O है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। क्या H पॉजिटिव आयन छोड़ता है? नहीं छोड़ता है H पॉजिटिव आयन, तो ए प्रोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है भाई? थायो ईथर, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, हाँ थायो एसीटोन। थायो एसीटोन, एसीटोन के जैसा ही है ये, बट थायो ग्रुप यस लगा। सर। ठीक है, ये भी पोलर है, बिल्कुल। सल्फर स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। क्या ये H पॉजिटिव आयन छोड़ता है? बिल्कुल नहीं छोड़ता, यहाँ से क्रॉस लग जाएगा। ROR ईथर, ये तो सर H छोड़ता उसके है। लिए तो मतलब वो होना चाहिए ना, कार्बन। क्या बेटा? कार्बन मतलब एसीटोन बना मतलब कीटोन ग्रुप के लिए तो कार्बन होएगा ना? एस क्यों हो गए? कीटोन ग्रुप के लिए मतलब कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और फिर दोनों तरफ कार्बन कार्बन, हम्म तो इसमें एस क्यों लगा दिया फिर? अरे ये कीटोन नहीं है ना, थायो ईथर है। एस क्यों अच्छा नहीं लगा सकते? सल्फर बदल दिया हमने ना, कीटोन को कार्बन को सल्फर से बदल दिया। ये ठीक है। थायो कीटोन है, थायो कीटोन कह सकते हो। थायो मतलब ओके सर। सल्फर। सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज होता है। अलग मॉलिक्यूल है बेटा, सेम थोड़ा यस है, सर। ये दोनों अलग है। ठीक है, आगे देखिए, ROR, ये तो ऑब्वियस है, प्रोटोन तो नहीं छोड़ सकता, तो ए प्रोटिक है। ठीक है, और स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव होता है, बिल्कुल है, तो पोलर है। बेंजीन पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या बेंजीन H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है? नहीं करता, ए प्रोटिक और नॉन पोलर है। बेंजीन में भी चीजों को घोल के ऐसा किया जा सकता है। DMF डाई मिथाइल, क्या होता है भाई? डाई मिथाइल फ्लोराइड, डाइमिथाइल फ्लोराइड। बोलो। सर डाइमिथाइल फ्लोराइड होगा तो वो होगा ना, दो मिथाइल लगे होंगे और मतलब फ्लोराइड, फ्लोरीन लगा हुआ, फ्लोरीन पे दो मिथाइल होंगे ना? फ्लोरीन पे सर दो मिथाइल मतलब बॉन्ड बना रखा होगा। बता देता हूँ, डाई मिथाइल फ्लोराइड नाम नहीं होता इसका, डाई मिथाइल फ्यूमारेट नाम होता है इसका, डाई मिथाइल फ्यूमारेट। यस, क्लियर है? ये सर ठीक भी है, बता दो, क्या? स्ट्रक्चर भी बता दीजिए एक बार। दो मिथाइल ग्रुप लगाइए। ठीक है, दो मिथाइल के साथ में अब फ्यूमारेट क्या होता है भाई? डाई मिथाइल फ्यूमारेट, तो दो मिथाइल लगेंगे नाइट्रोजन के साथ, C डबल बॉन्ड O लगेगा, बस ये है वो। सर आप लिख रहे हो क्या कुछ? रुको, दो मिथाइल लगेंगे, C डबल बॉन्ड O H, यहां पर होता है नाइट्रोजन, और इसके साथ में दो मिथाइल होते हैं। रुको, यहां नहीं बनाते इसको। ये कुछ ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O H, यहां पर नाइट्रोजन है, और इसके साथ में यहां पर दो मिथाइल ग्रुप है। यस, क्लियर है ये? अब हो गया सर। ठीक है, सर मुझे तो एप्सॉन के फ्लोरीन लगा था। क्या?
मुझे तो एफ सुन के फ्लोरीन हाँ, ही लगा था। डीएमएफ डाई मिथाइल, ऐसा ही लगता है, डाई मिथाइल फ्लोराइड है ना। यस सर। ठीक है, डीएम में अब देखो भाई, डीएम में क्या होता है, सर ये डीएमए। अब सर ए सुन के एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन बोलूंगा नहीं सर अभी, फिर गलत हो जाएगा। तो बताइए, सोचिए, थोड़ा तुक्का वुक्का मारिए। डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड, यस, ये बना सकते हो डाई मिथाइल एसिटामाइड। सोचो, एसिटामाइड तो बनाना आता होगा सबको। यस सर, CH3CH और फिर N लगा के, एसिटिलाइन में ही N लगता है मतलब। क्या? डाई मिथाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड में भी एन लगेगा। क्या डिफरेंस होगा फिर दोनों में? आ रहा है कुछ दिमाग में? सर एक मिनट रुको, शायद लिखा अगर हुआ एन है, लगेगा तो सर वन ढूंढ रहा हूं। COH होगा। CH3CON और दो नाइट्रोजन के साथ CH3CH3। देखो, ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं होता, एक फर्क है बस, सेम है। पता है क्या फर्क होता है? ये देख लो, CH3, यस, समझ में आया? सर ठीक आ गया सर। डाई मिथाइल एसिटामाइड, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और डाई मिथाइल फ्यूमाराइड, फ्यूमर है। दोनों समझ में आ गए सबको? यस ध्यान सर। से याद कर लेना, अब इनकी फुल फॉर्म्स है ना, ये काम आती है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखो भाई, क्या ये H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है? पहला क्या था? पोलर। ये पोलर है बिल्कुल, C डबल बॉन्ड है तो पोलर है, बिल्कुल है। उसके बाद में नॉन पोलर तो नहीं होगा। H पॉजिटिव आयन छोड़ सकता है? ये नहीं छोड़ेगा, नीचे वाला भी नहीं छोड़ेगा, दोनों एक जैसे ही तो है। ये फर्क क्या है? बस ये H की जगह पर एल्डिहाइड की जगह पर हमने कीटोन लगा दिया, बस कीटोनिक ग्रुप बन गया एक ही सब। यस, क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? आ गया ये टेबल। यस सर। तो एक मिनट, जूम, इसका ये लो नाम बेटा, बताना पीछे वाले का। हाँ हाँ हाँ, सर DMA का फुल फॉर्म क्या है? डाई मिथाइल एसिटामाइड। और DMF? डाई मिथाइल फ्यूमारेट। लिख दूं क्या इनको? लिख देता हूँ, है ना? सर लिख रहे हैं। डाई मिथाइल फ्यूमारेट। फ्यूमाराइड होता है, फ्यूमारेट होता है? इसमें मुझे कंफ्यूजन है यार। जी मुझे तो सर फ्लोराइड फ्यूमारेट। लगा था। डाई मिथाइल एसिटामाइड, ये तो सही है नाम। वो फ्यूमाराइड है कि फ्यूमारेट है? सर फ्यूमारेट है। सर RATE, यस सर, RAT। RATE भी लगेगा? जी सर। ठीक है, फ्यूमा RATE, ठीक है भाई, ये लो, लिख दिए नाम, सही है। स्पेलिंग लिखते टाइम ना दिमाग में तब आता है कि इसका सही नाम क्या है, पता है? इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा लिख के देखा करो, क्योंकि उससे पहले तो मैंने 2 बार बोल दिया इसका नाम, मैंने ध्यान ही नहीं किया मैं फ्यूमाराइड बोल रहा हूँ कि फ्यूमारेट बोल रहा हूँ। जब लिखने लगा तब दिमाग में आया, यार बोल क्या रहा हूँ मैं और मैं लिख क्या रहा हूँ। फिर मेरे को लगा गलत नहीं लिखना, लिखना गलत नहीं है, बोलने में अगर गलत हो जाता वो तो ओरल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात? इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि लिख कर देखिए। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो भैया एक्चुअल में तो GOC जैसा ही कुछ चल रहा है देखा जाए तो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाँ, आज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिलिसिटी और एसिडिटी के बीच में डिफरेंस हमने पढ़ा, ठीक है, कि एसिडिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। MSc प्रीवियस के अंदर मेरे कुछ स्टूडेंट पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे बताया क्लास के अंदर कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसमें एसिडिटी के बीच में डिफरेंस हमारे किसी टीचर ने पूछ लिया हमसे,
तो उन्होंने, उनकी पूरी क्लास में कोई बताने वाला नहीं था, जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा था उसने अकेले ने जवाब दिया। समझ रहे हो, कमाल की बात नहीं, खतरनाक बात है ये कि कमाल है यार। आप लोग एमएससी में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री से एमएससी करो, न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसमें एसिडिटी में डिफरेंस नहीं पता उन्हें। एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट नहीं करना, लोन पेयर डोनेट करना। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस नहीं आ रहा, समझ में आ गया? यस सर। डाइमिथाइल, आपके लिए प्राउडफुल बात है। डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल ये क्या, फॉर्मामाइड? क्या मैंने गलत लिख दिया पिक्चर वाला नाम? सर DMF और DMA का फुल फॉर्म। फॉर्मामाइड था, फ्यूमाराइड नहीं था, फ्यूमारेट। फ्यूमारेट था सर। ये तो सभी बदल रहा है। ये बोल रहा गूगल पे भी अलग स्ट्रक्चर आ रहा है। क्या मैंने स्ट्रक्चर भी गलत बनाया क्या यार? ऐसा कैसे हो सकता है, मैं देखता हूँ, रुको। DMF, डाइमिथाइल क्या स्ट्रक्चर होता है अभी? फॉर्मूला डाइमिथाइल फ्यूमाराइड, फ्यूमामाइड, फॉर्मामाइड। अरे तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बता रहा है, यही था क्या? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्मूला CH2NC≡OH। फॉर्मामाइड है भाई, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फ्यूमाराइड नहीं है, फ्यूमारेट नहीं है, देखा? फॉर्मामाइड। गूगल बाबा बताएगा। फॉर्मामाइड, एमाइड। और दूसरा वाला भी चेक कर ले एक बार, लग गया। दूसरा वाला भी अमाइड है। दूसरे वाला एमाइड है, वो तो सही लिखा मैंने, एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये तो सही लिखा हुआ है। यस सर। ये तो सही है यार, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है, अमन ने ठीक लिखा भाई, है ना? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और डाइमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है, स्पेलिंग अभी सही है दोनों की, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, वही किसी को फ्लोरीन याद आता है ना? मुझे फ्यूमाराइड याद आ रहा था। चलो जैसा भी है, ठीक है सर। मेरा तो उल्टा ही चल रहा था। हाँ, आपका उल्टा ही चल रहा था, मेरा भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा चल रहा था खैर, बट वो था, वो भी उल्टा ही शायद। कहाँ से याद आ गया? कई नाम ऐसे ना दिमाग में चढ़ जाते हैं और अलग तरह से वो अलग टाइम पे याद आ जाते हैं। सिमिलर चीजें इसीलिए कहते हैं, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी वो सॉल्व हो सकती हैं। आगे देखते हैं बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस देखिए, यहां से रिएक्शन शुरू होती हैं भाई। वी आर बिगनिंग द लेसन नाउ। पीछे वाली उसको आप समझिए कि वो क्या था, GOC थी, ठीक है। तो देखो भाई, RX न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, हमें पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, स्लाइटली नेगेटिव है हेलोजन पर, स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन पर है, तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ भाई बोलो, करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपली देखिए, मैं यहाँ पर अब आपको ना थोड़ा मैकेनिज्म टाइप में कुछ चीजें शो कर रहा हूँ, और वो आप भी शो कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर अटैक करेगा। याद रखना, एरो अब कैसे लगाना बता देता हूं। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा न्यूक्लियस के पास, हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा, चाहे कोई मॉलिक्यूल बड़ा है चाहे छोटा। हम जनरली क्या करते हैं, छोटा मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसको भेज देते हैं बड़े वाले के पास, एरो बड़े वाले के साथ साइड में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बड़ा छोटा मॉलिक्यूल नहीं देखना है। एक्चुअल मेथड क्या है एरो लगाने का, वो कहता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही दूसरी तरफ जाता है। वो भारी है मॉलिक्यूल, हल्का मॉलिक्यूल, ऐसी कोई प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं करना है यहाँ पर एरो लगाते टाइम। तो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही दूसरी तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ, एरो दूसरी तरफ लगाओ, आर की तरफ, और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और एक्स नेगेटिव अलग होगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सिंपल ना, ठीक है, यस सर। ठीक है भाई। अब देखो, तो ये हमारी पहली रिएक्शन बन गई। अब ये सिर्फ इतनी रिएक्शन नहीं होती है, आर के साथ अपना हेलोजन मैकेनिज्म भी आएगा, आर के साथ एक्स जोड़िए, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आयन लगाइए, और फिर इस रिएक्शन को ROH लिखिए, और उसके बाद में R की जगह CH3Cl लगाइए, फिर NaOH लगाइए, और उसके बाद में इस रिएक्शन को CH3OH अल्कोहल बनेगा, प्लस अब देखिए NaCl, ठीक है, प्लस NaCl। अभी आपकी एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई।
ऐसे करके आपको खुद एग्जाम्पलेट करके खुद मॉलिक्यूल लिखना और खुद मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना। अच्छा ये अल्कोहल बनाता है क्या? यहाँ पर तो आपको लगा था सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये अल्कोहल भी बना सकता है। न्यूक्लियोफाइल अगर अल्कोहल हो कोई और चीज हो, तो इस तरह से अपने दिमाग के हिसाब से जो सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके सामने आपको बनाना आए उसको बना के भी देखना है, 2-2 3-3 बार। आर सर इसमें स्टेट भी तो लिखेंगे NaOH की एक्वस। हाँ वो सब अलग मैटर है बेटा, लेकिन कम से कम जो मैं पहले बता रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करना है कि आर की जगह पर आपको अपनी तरफ से एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देखना है, लिखना है, तभी वो चीजें याद होंगी, लिखी जाएंगी, समझ में आएंगी। यस क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। अब ये क्या चीज होती है? देखो न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर। यस क्लियर है? फुल फॉर्म ऐसे याद कीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब मोलिक्यूलर, यूनिमोलिकुलर, वन मॉलिक्यूल, सिंगल मोलिकुलर। क्लियर है बेटा? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में होते हैं, 2 टाइप की होती है, सॉरी। पहली है SN1, दूसरी होती है SN2। तो SN1 देखिए बहुत आसान है, सीधा सीधा आपको मैं नीचे वाला मैकेनिज्म दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, मैकेनिज्म नीचे जो दे रखा है, आर लगा हुआ है, 3 आर हैं, 1 एक्स है। सबसे पहले क्या होगा यूनिमोलिकुलर में? अब याद रखने लायक बात जो मैं जैसे याद रखता हूं कि एक टाइम पर एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, एक टाइम पर एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। तो भाई पहले एक्स छोड़कर जाएगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल बाद में जुड़ेगा। क्लियर है? yes. और बार समझा दो एग्जांपल के। बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, देखिए सिंपल इसको ऐसे कहिए कि एक खेत है, खेत में मैं हूं, ठीक है, और आप मेरे साथ हो, ठीक है। yes, अब मैं ये कहता हूं, मैं हूं लिविंग ग्रुप, याद रखना। अब मैं ये कहता हूं कि बेटा मैं चला जाता हूं, आपके लिए चाय ले आता हूं घर से, ठीक है। तो आप मुझे कहते हो ठीक है आप जाओ, मैं चला गया और मैंने मेरी जगह किसी दूसरे बंदे को भेज दिया चाय लेके कि भाई तू ले जा, मैं अब नहाऊंगा धोऊंगा सोऊंगा, मैं सारी रात से जाग रहा हूँ, ठीक है। ये है SN1। आप अकेले रह गए कुछ देर के लिए, एक टाइम पर एक ही बंदा जाएगा, पहले हटेगा वहां से। मान लीजिए कि आप जिस रूम में है वहां पर खेत में, वो उस रूम में एक बंदे के लिए एक चारपाई पड़ी है, वो सो सकता है आराम से, दूसरा बंदा नहीं सो सकता वहां पे। तो दोनों बंदों को, मैं सारी रात से जाग रहा हूँ, आप सुबह सुबह आए थे मेरे पास या कभी भी आए थे वो एक अलग मैटर है। मैं बोलता हूँ भाई मैं तो चाय लेता हूँ आपके लिए, चाय भिजवा देता हूँ और आप यहाँ सो जाओ, मैं घर जाके सो जाऊंगा। तो आप बोलते हो ठीक है सर चले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं घर आ गया और उसके बाद मैं घर वाले बंदे को कहूंगा ना कि भाई चाय दे के आ खेत में, तो उतनी देर आप अकेले रहोगे जब तक मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, फिर वापस कोई दूसरा बंदा आएगा जो आपको ज्वाइन करेगा। क्लियर है? yes. SN1। अब SN2 देखो, इसी के साथ SN2 बताता हूं। आपको डर लग रहा है बहुत खेत में, आप बोलते हो नहीं सर पहले चाय वाले बंदे को बुला लो उसके बाद में आप जाना। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई मैं फोन कर देता हूँ। तो घर से चाय वाला बंदा आता है, जब चाय वाला बंदा मेरे पास आपके पास रूम में आ जाता है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, फिर मैं चला गया घर। समझ गए? मतलब आप हमेशा 2 बंदों के साथ रहे, आप अकेले रहे ही नहीं। जब आप अकेले नहीं रहे तो आपको बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, SN2, बाई मोलिकुलर। मतलब हमेशा आपके पास 2 बंदे रहे, एक आप खुद और एक जो दूसरा बंदा, या तो मैं था या चाय वाला बंदा आ गया। क्लियर है? हर बार 2 बंदे आपके साथ रहे तो बाई मोलिकुलर। अगर आप कुछ टाइम के लिए अकेले रहो कि मैं चला गया फिर मैंने घर से चाय वाला बंदा भेजा, तो आप बाद में डबल हो गए, ठीक है, 2 मोलिक्यूल बन गए, है ना, वो मतलब 2 बंदे हो गए, लेकिन बीच में आप अकेले रहे, यूनिमोलिकुलर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये देखिए ये हैलोजन है, ये छोड़ के चला गया, पॉजिटिव आयन बन गया, यूनिमोलिकुलर, सिंगल मोलिक्यूल है ये, है ना। अब यहाँ पर भी ये सिंगल मोलिक्यूल ही था देखा जाए तो, ठीक है, बट यहाँ ये सिंगल मोलिक्यूल में कुछ कम रह गया। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव आयन पर अटैक करेगा यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल दूसरी तरफ भी जुड़ सकता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे या न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे।
तो देखो भाई अगर चारों मॉलिक्यूल अलग है, ये आर है, ये आर डैश है, ट्रिपल डैश है, जो भी है, डबल डैश है, तो यहाँ क्या होगा देखो ध्यान से, आर डैश आर डबल डैश आर और न्यूक्लियोफाइल, चारों मॉलिक्यूल अलग हैं, तो कायरल मॉलिक्यूल बन गया ये, कायरल एटम। यस यस सर। ठीक है, कायरल एटम बन गया। तो मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और दूसरी तरफ से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो क्या बनेगा, ये डी और एल का मिक्सचर बनेगा। यस और नॉट, इसको हम रैसमिक मिक्सचर बोल सकते हैं। 50% R 50% S। रैसमिक मिक्सचर है ये। यस और नॉट, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ अजय बेटा, सर, कोई अजय क्वेश्चन है आपका? अजय आप हैंड रेज कर रहे हो? नो सर, मैं तो नहीं है, कोई तो कर रहा था भाई, और भी अजय हमारे सर पास? दूसरा अजय का अजय रजक कर रहा है सर। बता दो अजय एक और है, अजय रजक कर रहा था क्या? हाँ बेटा अजय। सर, एक और बार और बता दो। सॉरी आपकी सुनाई नहीं दी आवाज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, मतलब ये डी और एल का मिक्सचर बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा भाई। क्यों? क्योंकि अकेला रह गया था, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। ठीक है, आपको SN2 में समझ में आएगा एक्चुअल में। तो यहां से SN1 कंप्लीट हो गया। तो SN1 टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो देखो भाई हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुई, मतलब टूट गया, X यहां से जाता रहा, X दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले गया, X नेगेटिव और R पॉजिटिव बन गया। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। ट्रांजिशन स्टेट 1, मतलब R और X एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट स्टेट जिसके अंदर, और R पॉजिटिव बन गया फर्स्ट स्टेप। यस क्लियर है सबको? और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, याद रख लेना, इसको रट्टा मारना है इसका अच्छे तरीके से। यस क्लियर है? यस दूसरा स्टेप देखिए, R पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अब इसके पास आएगा और इससे जुड़ जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगी। जब वो धीरे धीरे इसके पास आ रहा था, वो धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था, और ये सेकंड स्टेप है, वेरी फास्ट स्टेप होता है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं हो सकता। मैकेनिज्म यहाँ पर है, ये मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। यस क्लियर है बेटा? ये स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को स्लो स्टेप बोलते हैं। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है इसके अंदर, बिल्कुल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है भाई, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द पॉसिबल SN1 रिएक्शन। काइनेटिक्स देखो, रेट एल्काइल हैलाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल्काइल हैलाइड पर रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, इट इज यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये, यूनिमोलिकुलर ऑब्वियस है। यस क्लियर है? रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो ये इंडिपेंडेंट होता है इसका रेट, रेट ऑफ SN1 इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कितना भी ज्यादा डाल दो, कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि X जब तक हटेगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? तो डिटरमाइनिंग स्टेप ही X है। यस बेटा क्लियर है? यस सर। स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए, स्टीरियो हम बात कर चुके हैं, R पर पॉजिटिव बना, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी आ सकता है। तो D और L दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है। टॉप पर अटैक करेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ब्रोमीन जहां से हटा था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यस ये समझ में आया सबको? रिटेंशन का मतलब सेम जगह पर जुड़ा जहां से हटा था, अटैक करता है। लेकिन ये नीचे वाली साइड भी जुड़ सकता है। छतरी पलट गई, देखो छतरी Inversion. पलट गई, नीचे थी ये ऊपर हो गई है ना, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पलट गई। यस क्लियर है भाई सबको? ये सारा मैकेनिज्म। सर ये सोल्वोलोजिस का क्या मतलब है? क्या बेटा? सोल्वोलोजिस लाइसिस का क्या मतलब? कहां पर लिखा हुआ है? ये क्या सोल्वोलाइसिस, मतलब सोलवेंट टूटता है। मान लो ये न्यूक्लियोफाइल पानी है यार, ठीक है, H2O, तो वाटर टूट गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में, तो OH नेगेटिव आयन इस पे अटैक कर देगा, सोल्वोलाइसिस हो गया। समझ गए? समझ गए। ठीक है, ये बस उसके केस में है। जैसे हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब H पॉजिटिव आयन वाटर टूटेगा दो हिस्सों में, उनमें से एक हिस्सा पानी के साथ जुड़ेगा, दो हिस्सों में टूटेगा, एक हिस्सा पानी के साथ जुड़ेगा, या तो H पॉजिटिव आयन जुड़ेगा या OH नेगेटिव आयन जुड़ेगा। टूटना तो है ही है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब टूटना तो है ही है, टूटने के साथ एक चीज जुड़ेगी भी, दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चीजें जुड़ सकती हैं सोल्यूट के साथ, उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस सिर्फ इतना नहीं कि पानी टूट गया,
टूटने के बाद दोनों में से कोई एक हिस्सा या दोनों हिस्से सोल्यूट के साथ जुड़ते हैं, उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। यस, क्लियर है? तो ये सोल्वोलाइसिस है, मतलब जो भी सोलवेंट आप यूज करेंगे वो टूटेगा और उसका एक हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो OH अगर वाटर यूज करें तो वाटर जुड़ जाएगा। क्लियर है भैया? इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख लेना, इसकी स्टीरियो सारी आनी चाहिए, ये वाले पॉइंट याद होने चाहिए, ठीक है। SN1 में मैकेनिज्म याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला एग्जांपल, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, कैसे काम करता है, ये सब याद होना चाहिए। कैटलिस्ट यूज इज Ag पॉजिटिव। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है इसमें? Ag पॉजिटिव, सिल्वर आयन यूज होता है कैटलिस्ट। मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज मोर फेवरेबल टू S1। SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं, ये भी रट्टा मारना है आपको। वाटर ज्यादा करेगा, अल्कोहल कम करेगा, NH3 बिल्कुल कम करेगा, ऑर्डर ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें भी, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। SN1, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड अलोंग विद द एनायन। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है अलोंग विद द एनायन, नेगेटिव आयन भी बनता है ऑब्वियस है जो छोड़ के जाएगा। एंड सोलवेट दीज आयंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। तो इन आयंस को सोलवेट करने के लिए, जो कार्बोकेटाइन बना, इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं। यस, क्लियर है ये बात? ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल्स दे रखे हैं, फिर SN2 आएगा। SN2 हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है। सिर्फ SN1 तक ही आज आपको करना है, ओनली SN1। क्लियर है भाई? तो देखो एग्जांपल है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई। आयोडीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, याद है ना सबको, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब जो हमने किया था। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ देखिए वाटर है भाई, वाटर के साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ब्रोमीन छोड़ के जाएगा, OH जुड़ जाएगा, सीधा सीधा। लेकिन हुआ क्या, देखो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग बन गई। कैसे? ध्यान देना, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, CH3OH, OH इसके साथ, इसके पास में भी है, Ag पॉजिटिव को यूज किया, क्या बना? 3 मेंबर्ड बन गई, CH3 और OCH3। OCH3 यहाँ पर अटैक कर रहा है और ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, A B। इनको ध्यान से याद करना, इनका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ याद कर लीजिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देखिए CH3 CH3 CH2Br, ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, Ag पॉजिटिव को यूज किया। अब देखो क्या हुआ, ब्रोमीन जहां पर भी था ये पॉजिटिव आयन बनेगा, ये रीअरेंजमेंट होती है, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन बनेगा और इसके साथ में OC2H5, OC2H5 इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सीधी सी बात है, मैकेनिज्म में बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा? यस सर, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अब जरा। नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, Ag और इसको जोड़ेंगे तो OH, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, ऑब्वियस है, तो रैसमिक मिक्सचर बन रहा है, सिंपल सा, ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट वाला देखिए, अब यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये छोड़ के जाएगा तो ये CH3 इधर आ जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और इसी के साथ ये जुड़ेगा, ये रीअरेंजमेंट दिखा रखी है। तो ये वाली रिएक्शन E और ये वाली रिएक्शन, ये दोनों एक ही हैं, ये मेंशन कर रहा हूं मैं, ये दोनों रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस हैं, सेम टू सेम है। ये सबसे सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिंग वाली रिएक्शंस जो हैं ये एक्सपेंड करती हैं कैसे या फिर कोलैप्स करती हैं कैसे, उसी को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? क्लियर है बेटा? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। सिर्फ 2 रिंग वाली और ये रीअरेंजमेंट। एक मिनट और पीछे वाली स्क्रीन दिखाना, पीछे वाली स्लाइड, ये लो बेटा, देख सकते हो। मैं आप शायद जिसमें DMF वाला था वो वाला हम पूछ रहे हैं। DMF वाला, ठीक है बेटा, मैं दिखा देता हूँ। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, फिर आप लोगों को कोई डाउट है तो